ये कहानी है सुमन की, जो बड़ी तो हो चुकी थी पर उसके कपड़ों में पॉटी करने की आदत नहीं गई थी। सुमन और उसकी माँ ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। आज सुमन की शादी को 1 महीना हो चुका था और 1 महीने बाद उसका पति रौनक और इस बात की खुशी सुमन और उसकी सास को थी। पर सुमन को खुशी के साथ डर भी था कि कहीं रौनक को उसका सच ना पता चल जाए। सुमन बहू, मैं जानती हूँ कि तू आज बहुत खुश होगी क्योंकि 1 महीने बाद तू अपने पति को देखेगी। जानती हूँ मैं कितना बुरा लगता होगा जब शादी के तुरंत बाद पति अपनी ड्यूटी के लिए काम पर चला जाए तो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मैंने एक फौजी से शादी करी है। पर माँ जी, रौनक जी को इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? मेरा मतलब है अभी 1 महीने पहले तो शादी में उन्हें छुट्टी मिली थी। वो इसलिए बहू क्योंकि रौनक की जब से नौकरी लगी है तब से उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। उसने पहली बार शादी में 2 महीने की छुट्टी ली थी, पर किसी वजह से ना उसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी और शादी के तुरंत बाद उसे जाना पड़ गया था। और बस यही एक कारण है कि फिर से उसे 2 महीने की छुट्टी मिल रही है और इस बार वो 1 महीने बाद वापस आ रहा है। इतना बोलकर ललिता चली जाती है। सुमन खुश थी लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई के बारे में उसके पति को पता न चल जाए। क्या करूं? आज रात तक रौनक जी आ जाएंगे और अगर रात में उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो नहीं, मैं अपनी सच्चाई का पता किसी को नहीं चलने दे सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगती है और जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। घबराहट के कारण कपड़ों में ही उसकी पॉटी हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो लग रहा है बहुत जल्द रौनक जी को सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से सुमन अपने कपड़े बदल लेती है और कपड़े बदल कर जब बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास ललिता एक छोटे से बच्चे को खिला रही है। क्या हुआ बेटा, तुझे माँ के पास जाना है? एक काम कर, तू अपनी माँ के पास चली जा। तू बस अपनी माँ से ही प्यार करती है। माँ जी, आप फिर से इस बच्चे को घर ले आई। आप इस तरह से इस बच्चे के साथ खेलती हैं, साफ जाहिर होता है आपको छोटे बच्चे कितने पसंद है। हाँ बहू, मुझे ना छोटे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द मुझे ना एक वारिस दे दे इस घर में, ताकि मैं अपने पोता पोती के साथ खेलूं। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊँ? यहाँ मैं अपनी पोटी रोक नहीं पाती। बच्चे को कैसे संभालूंगी? मैं अपने बच्चे की पोटी साफ करूंगी कि अपनी? क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा ले, तू थोड़ी देर खिला ले जब तक मैं दवाई खा लेती हूँ। अब ललिता छोटे से बच्चे को सुमन की गोद में देखती है और वो बच्चा सुमन की गोद में जाते ही सुसु कर देता है, जिसके बाद सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसने तो मेरे ऊपर सुसु पोटी दोनों कर दिया। अब मैं क्या करूँ? हाँ बहू, बच्चे ने सुसु और पोटी ही तो किया है और वैसे भी बच्चों का यही काम है। और इसकी माँ तो इसे हमेशा हगिस पहना कर रखती है, पर लगता है कि आज इसकी माँ ने इसे हगिस पहनाना भूल गई और मुझे दे दिया ऐसे ही। पर कोई बात नहीं, मैं आकर दवाई खा लूंगी। पहले मैं इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। इतना बोलकर ललिता सुमन के हाथों से उस बच्चे को ले लेती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन के दिमाग में एक प्लान बनता है और वो खुद से कहती है, हगीज? ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब तो एडल्ट का भी हगीज आता है। ये सही रहेगा। जब तक रौनक जी रहेंगे ना हगीज पहन कर रखा करूँ। क्या था, अब सुमन अपनी सच्चाई सबसे छुपाने के लिए जल्दी से दुकान से जाकर कुछ डायपर के पैकेट्स लेकर आती है और जब शाम को रौनक घर आता है तो उसके आने से पहले ही सुमन हगीज पहन लेती है। मैं आ गया। कैसे हो आप दोनों? आज अपनी बीवी को इस तरह से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपको इस तरह से देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद की चीजें बनाई है। अब सुमन ने हगीज पहना हुआ था, इसलिए वो अपनी सारी परेशानियों से बेफिक्र होकर रौनक के साथ अपना समय बिताती है और रौनक को भी सुमन की इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता। अब इसी तरह से आए दिन सुमन हगीज पहनकर घूमती और किसी को इसकी भनक भी नहीं होने देती और सुमन सबकी नजरों से छुपकर हगीज को कूड़े के साथ फेंकाती। ऐसे ही एक दिन जोरदार बारिश हो रही होती है। आज बारिश कितनी ज्यादा हो रही है कि तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो मेरे दोनों हगीज खराब हो चुके हैं, तीसरा भी खराब होने वाला है। इतने सारे हगीज को कैसे फेंकूंगी? कहाँ जाऊंगी? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। इस सोच में डूबी सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो तभी कमरे में रौनक आ जाता है। कमरे में रौनक के आते ही थोड़ी बदबू सी आती है और वो सुमन से कहता है,
सुमन, तुम कमरे में खड़ी कैसे हो? क्या तुम्हें कमरे में कोई बदबू नहीं आ रही? बदबू? ये बदबू तो मेरे हगीज की है, जिसमें मैंने सूसू और पॉटी किया हुआ है। बारिश की वजह से मैंने उसे कमरे में ही बेड के नीचे पन्नी में डालकर छुपा रखा है, कहीं रौनक जी की नजर न पड़ जाए। हे भगवान, जल्दी से इस बारिश को रोक दो ताकि मैं अपने खराब हगीज फेंक सकूं। सुमन, क्या सोच रही हो बताओ? मुझे लगता है रौनक जी बारिश की वजह से ही बदबू आ रही। आप जानते हैं ना, हमारे सामने वाले घर में कितने सारे छोटे बच्चे, वो सारे बच्चे सूसू पॉटी करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, लगता है उनकी माँ हगीज नहीं फेंक कर आ पाई होंगी। तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो। एक काम करो, तुम खिड़की बंद कर दो। इस खिड़की के ही जरिए घर में बदबू आ रही है। बदबू के चलते रौनक अपने कमरे से चला जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सुमन बारिश के बंद होने का इंतजार करती है, पर बारिश बंद नहीं होती। जिसके बाद सुमन ठान लेती है कि वो इस बारिश का फायदा उठाएगी और अपने सारे हगीज नाली में फेंक देगी। माफ करना सामने वाली पड़ोसन, अगर ये हगीज पकड़े भी गए तो बारिश के पानी से खराब हो चुके होंगे और सबको यही लगेगा कि ये तुम्हारा काम है। मुझे बस अपनी सच्चाई छिपानी है। अगर किसी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन को खुद बचने के लिए अपने डायपर्स नाली में फेंकने पड़ते हैं और ये सब कुछ रौनक देख लेता है, पर रौनक सुमन से कुछ नहीं कहता। और जब अलमारी खोलता है तो वह देखता है कि अलमारी में भी बहुत सारे अडल्ट डायपर्स रखे हुए हैं। जिसके बाद रौनक को सुमन पर शक होने लगता है और वह सुमन पर नजर रखता है। जिसके बाद रौनक को पता चल जाता है कि सुमन को कपड़े में ही पॉटी करने की आदत है। सुमन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कपड़ों में ही पॉटी हो जाती है? ये आप क्या कह रहे हैं रौनक जी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं घर की बहू हूँ, भला मैं कपड़ों में इस तरह की हरकत क्यों करूँगी? झूठ बोलना बंद करो। मैं एक फौजी हूँ और फौजी की नजरों से कोई नहीं बच पाता। मैं सब जान चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे सच बता दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूँ। रौनक की बात सुनकर सुमन सारा सच रौनक को बता देती है और रौनक सुमन का साथ देता है और उसका इलाज करवाता है। इलाज की वजह से सुमन की इस हरकत में सुधार आ जाता है। आशा शहर की एक अमीर औरत थी जिसने कई सारी गाय पाली हुई थी, परंतु आशा इतनी कंजूस थी कि वो अपनी गायों की देखभाल के लिए नौकर नहीं रखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपने दोनों बेटे रमेश और गोपाल से कहती है, अरे बेटा, गाय भैंस पालना हर किसी की बस की बात नहीं होती और मैंने इन गाय भैंस को पाल कर ही तुम दोनों की परवरिश की है, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और आज तक मुझे कभी शर्म महसूस नहीं हुई गाय और भैंस को पालने में। फिर तुम क्यों शर्माते हो गाय भैंस को पालने में? माँ, हमें शर्म नहीं आती है कहने में कि हमारी माँ गाय भैंस पालती है, पर आप हमसे गाय भैंस को चारा खिलाने को कहती हो, उनका गोबर साफ करने को कहती हो, नहलाने को और दूध निकालने को भी कहती हो। माँ, तुम्हारे बेटे बड़े हो गए, नौकरी करते हैं, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गाय भैंस की देखभाल करते रहें। तुम अपनी गाय भैंस के लिए कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती? क्या मैं अपनी प्यारी भैंसों के लिए नौकर रख लूं और उन्हें मुफ्त के पैसे दूं? यही तो तुम सब चाहते हो ना? अरे मेरी भैंस तो बहुत समझदार है। अगर मैं अपनी भैंस को बोलूं कि जा गुसल खाने में जाकर गोबर करे तो वो चुपचाप गुसल खाने में जाकर गोबर करके आ जाएगी। अरे जानवरों के लिए गुसल खाना तो बना ही है ना। हाँ तो ठीक है ना माँ, आप हो ना अपनी गाय भैंसों का ख्याल रखने के लिए। हमसे नहीं होता ये सब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दो। राम राम, ना जाने कैसी निकम्मी औलाद जन्मी है मैंने। अरे जब मैं 10 साल की थी ना, तब मैं 5 भैंसों को अकेले ही नहलाने के लिए नदी में लेकर जाती थी। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है शहर में आकर। अरे यहाँ पे तो मैं ना चैन से अपनी भैंसों को नहला सकती हूँ नदी में ले जाकर, ना उनको सुकून से कुछ खिला सकती हूँ। हे भगवान, शहर की बहू तो कभी भी भैंस की देखभाल नहीं कर पाएगी। आखिर मेरी भैंसों का क्या होगा? अपनी माँ का नाटक देख उसके दोनों बेटे वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद आशा की बहन रूपा घर आती है। रूपा के घर आते ही हमेशा की तरह आशा का रोना शुरू हो जाता है। अरे मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ जो तू गांव से सही समय पर आ गई। तू तो जानती है ना कि मेरी भैंस पेट से है। अरे अकेली मैं क्या क्या करूंगी? मेरे वो नालायक बेटे, उनसे तो किसी भी चीज की कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे अगर मैं गांव में होती ना तो मुझे ना अपनी भैंसों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये मेरे बेटे भी मेरे साथ गांव में रहते तो ये क्या, इनके बाप भी भैंसों की देखभाल करते। वो सब तो ठीक है बाजी जी, पर जब भी हम तुमसे मिलने आते हैं हमारे सामने तुम रोने काहे लगती हो अपनी भैंसन के लिए? तुम नौकर काहे नहीं रख लेती? आखिर तुम्हारे पास पैसा को कोनो कमी है का? तू भी ना मेरे बेटों की तरह ही बातें करने लग गई है।
अरे मुझे नौकरों पे विश्वास नहीं है, और शहर की बहू वो तो कभी भी गाय भैंस की देखभाल करना चाहेंगी ही नहीं, इसलिए मैं ना अपने बेटों की शादी करवाना नहीं चाहती। अरे जीजी, हम जितना सोचे थे तुम तो उससे भी ज्यादा बुड़बक निकली। अरे दीदी, गांव की छोरी से ही शादी कर दो ना अपने बेटवा की, एक तीर से 2 ही निशाना होगा। तुम्हारा गांव की बहू भी तुम्हें मिल जाएगी और 3 की नौकरानी भी। जानत हो ना गांव की छोरी बहसन का कितना अच्छे से ख्याल रखत है। सही कहा रूपा तूने, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। इस बार ना तेरे साथ गांव जाऊंगी और अपने बेटों के लिए ना ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी जो गाय भैंस को ले जाकर नदी में नहला कर ला। क्या था, अब आशा अपने दोनों बेटों की शादी करने के लिए पीछे पड़ जाती है और जबरदस्ती उनसे हाँ करवा लेती है। बहुत जल्द आशा अपनी बहन रूपा के साथ गांव जाती है और गांव में चक्कर लगाने लगती है। रूपा, तूने तो कहा था कि गांव की लड़कियां गाय भैंस की देखभाल अच्छे से करती हैं, पर यहाँ तो मुझे एक भी लड़की नजर नहीं आ रही जो अपनी भैंसों के साथ घूम रही हो। अरे जी, अब गांव की लड़कियां भी मॉडर्न हो रही हैं। अगर तुम्हें संस्कारी बहू चाहिए तो सुबह 6 बजे निकलना घर से और नदी पर जाकर देखना। अब रूपा के कहने पर आशा अगले दिन सुबह के 6 बजे रूपा के साथ नदी पर जाती है, जहां वो देखती है कि अनीता और कविता नाम की 2 लड़कियां अपने साथ 2 भैंसों को नदी पर ले जा रही है और उन्हें अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर नहला रही है। साथ ही साथ वो अपनी भैंसों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। उन दोनों बहनों को देखते ही आशा को वो दोनों लड़कियां पसंद आ जाती है और आशा रूपा से कहती है, रूपा तूने बिल्कुल सही कहा था। अरे मुझे ना वो दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और संस्कारी लगी। मैं चाहती हूँ कि वही दोनों मेरे घर की बहू बने। उन दोनों को देखकर लगता भी है कि दोनों बहुत समझदार हैं। जी, तुम तो बड़ी होशियार निकली, नजरों से ही पहचान गई कौन लड़की कितनी समझदार है। उन दोनों लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानत हूँ। अब तुम्हारा काम चुटकियन में हो जाएगा। अब रूपा आशा के कहने पर अनीता और कविता के माता पिता से रमेश और गोपाल के रिश्ते की बात करती है, क्योंकि आशा अच्छे घर से थी और शहर में रहती थी, इसलिए अनीता और कविता के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं और बहुत जल्द आशा अपने दोनों बेटों की शादी अनीता और कविता से करवा देती है। अब आशा शादी होने के बाद अपनी बहुओं को अपने घर ले जाती है और घर आते ही सबसे पहले आशा अपनी बहुओं को अपनी भैंसों से मिलवाती है। अनीता बहू और कविता बहू, तुम्हारी भैंसें तो गांव में ही रह गई, इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर भी भैंस है। अब इनकी ही देखभाल करना है तुम्हें। यहाँ नदी तो नहीं है शहर में, लेकिन हाँ बाल्टी में पानी भर कर इन भैंसों की देखभाल करनी है तुम्हें। अच्छे से नहलाना है पानी भर भर के लाकर। अरे यार कविता, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने शहर के लड़कों से इसीलिए शादी की ताकि हमें भैंस को नहलाने के लिए उन्हें नदी पर ना ले जाना पड़े, पर देखो यहाँ तो हमें हाथ में बाल्टी पकड़ा दिया और कहा कि भैंस को रगड़ रगड़ के नहलाओ। सही कह रही हो दीदी, कम से कम हमारे गांव की भैंस नदी पर जाकर आराम से खुले में तो नहाती थी, पर यहाँ तो हमें भैंसों को खुद रगड़ के नहलाना होगा। पर कोई बात नहीं माँ जी, हमें ये काम करना पसंद है और हम इस घर की बहू भी तो हैं, हम अपना काम अच्छे से कर लेंगे। अगर तुम्हें भैंसों की देखभाल करने से कोई परेशानी नहीं है तो अनीता बहू ने इस तरह से क्यों कहा? मैं कितना डर गई थी। वो तो हमारा अंदाज है माँ जी। अब देखना कैसे आपकी काली भैंस गोरी होती है। आप इन्हें बाल्टी से नहलाती है ना, इसीलिए ये काली हो गई है। अब देखना हम इसे कैसे गोरा करते हैं। पर बहू यहाँ नदी नहीं है, फिर तुम भैंसों को गोरा कैसे करोगी? और भैंस तो काली ही होती है ना। अरे अम्मा जी, आपकी बहुएं कोई ऐसी वैसी नहीं है, इतना बड़ा जमीन है, हम खुद यहाँ नदी बना लेंगे और अपनी भैंस को अच्छे से नहलाएंगे। अब क्या था, अब कविता और अनीता खुद मिलकर चारों तरफ कमर तक की दीवार खड़ी कर लेती है और उसमें पानी भर लेती है, जिसके बाद कविता और अनीता अपनी भैंसों को अपनी बनाई हुई नदी में ले जाकर रोज नहलाती। इस बात से आशा के दोनों बेटों को बड़ी परेशानी होती, पर वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। पर दोनों भाई खुश भी थे, क्योंकि अब ये काम आशा की बहुएं संभाल रही थी, जिस वजह से अब आशा कभी भी अपने बेटों को भैंसों की देखभाल करने के लिए नहीं कहती। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। नेहा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर गरीबी की वजह से वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन नेहा के गांव में एक महामारी फैल जाती है
और गांव के ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग बीमार पड़ने लगते हैं। माँ पापा, आप दोनों कुछ दिनों तक घर से बाहर जाना बंद कर दो। जानते हो ना, गांव में एक कैसी महामारी फैली है। अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? बिना तेरी शादी किए मैं और तेरी माँ नहीं मरने वाले। और वैसे भी अगर मैं बाहर जाकर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? नेहा बेटा, तू अपने पिता की और मेरी चिंता करना छोड़ दे, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जो पहले से बीमार है या जिसे पहले से कोई बीमारी है। तेरे माता पिता बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब चिंता मत कर। जानती हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे फिर तो आप दोनों की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, अब आप दोनों जाकर खेत में काम कर सकते हैं, मैं गाँव में बीमार लोगों को देखने जा रही हूँ। अपने पिता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और उसके पिता काम के लिए चले जाते हैं। नेहा को अपने पिता की चिंता होती है, इसलिए वो भी खेत में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पिता सही से काम कर रहे हैं। नेहा घर के लिए वापस आने लगती है, तभी उसकी टक्कर राहुल नाम के लड़के से होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं। वैसे यहाँ सरकारी कैंप कहाँ लगा है? इस गांव में कोई महामारी फैली है ना? आप कौन है और आपको कैसे पता? मैं एक डॉक्टर हूँ और शहर से यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब आप गांव में नए हैं। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ और आपको कैंप तक ले जाती हूँ। अब राहुल कैंप में बीमार लोगों का इलाज करता और नेहा अपने गांव के सभी बूढ़े लोगों को राहुल के कैंप में ले जाती। ऐसे ही एक दिन राहुल नेहा से बोलता है, नेहा, मुझे एक नर्स की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? पर मुझे तो नर्स का कोई काम नहीं आता। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेहा राहुल की बात मान जाती है और उसके साथ कैंप में रहकर काम करने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और कब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गांव की लड़की से प्यार हो जाएगा। कैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ रहकर नर्स का काम कर पाऊंगी या कभी प्यार कर पाऊंगी। मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी। अच्छा, क्या अब भी तुम घर वालों की मर्जी से शादी करोगी? अब तो तुम मेरी जिंदगी में आ चुके हो, अब किसी और के बारे में सोचना है कि जब तुम मेरे साथ हो। नेहा और राहुल एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो कैंप नहीं जा पाती। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसकी उल्टी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी और उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी। कितने दिन हो गए मुझे बीमार पड़े, मैं कैंप भी नहीं जा पा रही। लगता है अब मुझे अपनी दवाई लेनी ही पड़ेगी। और राहुल भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं उसको अपनी तबीयत के बारे में बता देती हूँ। अब नेहा बिना कोई देरी करे राहुल को मैसेज कर देती है और जैसे ही दवाई लेने के लिए बिस्तर से उठती है, वो चक्कर खाकर फिर से बेहोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक नेहा बीमार रहती है और इसी बीच राहुल बिना नेहा को बताए अपना फोन बंद कर लेता है और शहर वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बाद नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो वो सबसे पहले भागती हुई राहुल के घर जाती है, जो राहुल ने कुछ महीने के लिए किराए पर लिया हुआ था। राहुल दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा बार बार घर का दरवाजा पीटती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद नेहा घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रोने लगती है। राहुल, ऐसे समय में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और तुम भी यहाँ पर नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कौन से शहर में रहते हो, कहाँ रहते हो। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूँ? बेचारी नेहा रोती बिलखती घर जाती है और इस राज को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। पर नेहा का ये राज ऐसा राज था जो छुपाए नहीं छुप सकता था और आखिरकार एक दिन उसके घर वालों को भी पता चल जाता है। इतना बड़ा धोखा, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने कभी सोचा भी है अगर गांव वालों को पता चल गया कि मेरी बेटी बिन बिहाई माँ बनने वाली है तो गांव वाले हमारे साथ क्या करेंगे? अब कौन करेगा तुमसे शादी? कौन थामेगा तेरा हाथ? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। बेशर्म, तूने गलती नहीं पाप किया है।
तूने हमारी इज्जत उछाल दी है पूरे समाज में। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मैं बेऔलाद रहता। देख नेहा बेटा, हम अमीर नहीं है जो इस बात को दबा ले या मोटी रकम देकर तेरी शादी करवा दे, इसीलिए अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। तू कल सुबह मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने इस पाप को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? तुम खुद एक माँ होकर दूसरी माँ से कैसे बातें कर सकती हो? मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, इसमें एक नन्ही सी जान की क्या गलती? ये तो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई। अगर तू अपने होने वाले बच्चे को नहीं मार सकती तो खुद को मार दे या हमें मार दे। ऐसे भी तूने जो किया है ना, उससे हम वैसे ही जीते जी मर चुके हैं। नेहा बेटा, मान जाओ मेरी बात और गिरा दे अपनी इस बच्ची को। इस बच्चे से छुटकारा पाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैंने सच्चा प्यार किया था और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। राहुल ने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तू अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। आज से हम भी तेरे माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। नेहा के माता पिता नेहा की इस गलती के लिए उसे माफ नहीं कर पाते और घर से निकाल देते हैं, पर नेहा भी हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही घर छोड़कर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अकेले पालूंगी और इस दुनिया में लाऊंगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब नेहा अपना सामान लेकर एक छोटे से शहर में चली जाती है और एक छोटी सी नौकरी करने लगती है। बहुत जल्द नेहा को एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद नेहा अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करती है और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।